हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्या? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पदार्थ का वर्गीकरण। इसके पहले आप अगर पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। उस लेक्चर में हमने क्या बताया था? उस लेक्चर में हमने बताया था कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। और जो पदार्थ द्रव्य में जो कंफ्यूजन है कि लोग बोलते हैं कि सेम होता है, बट नहीं, वहां पे एक डिफरेंस है, वो मैंने बताया है। तो पहले आप उस लेक्चर को फॉलो कीजिए, ठीक है? वहां पे आप उस लेक्चर को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर क्या है कि हमारा पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास में वातावरण में जितने भी पदार्थ हैं वो एक जैसे तो है नहीं। ये आपको पता है कि कोई भी पदार्थ एक जैसे ना दिखते हैं ना एक जैसे नेचर के होते हैं, ठीक है? सारे पदार्थ का अलग अलग नेचर है। उसी के वजह से पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। अब ये पदार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? पदार्थ का वर्गीकरण टोटल दो आधार पर किया गया है। पहला क्या है? पहला है भौतिक के आधार पर और दूसरा क्या है? रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर जो भी वर्गीकरण किया गया है वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और जो रासायनिक के आधार पर जो भी किया गया है वर्गीकरण वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, यानी कि सेकेंड चैप्टर में। बट फिर भी हम भौतिक और रासायनिक दोनों का वर्गीकरण यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ठीक है, पदार्थ का वर्गीकरण बताइए कितने तरीके से किया गया है? दो तरीके से। पहला है क्या? भौतिक। पहला क्या है? भौतिक। और दूसरा वर्गीकरण क्या किया गया है? रासायनिक के आधार पर। रासायनिक, ठीक है? तो भौतिक के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। तीनों टाइप्स कौन कौन सा है? पहला टाइप्स है ठोस, दूसरा क्या है? द्रव, और तीसरा क्या है? गैस। मतलब कि हमारे वातावरण में जो भी पदार्थ हैं उस पदार्थ का वर्गीकरण जब किया गया तो भौतिक के आधार पर टोटल 3 तरीके का, 3 टाइप्स का पदार्थ हमारा निकला। और उसी तरीके से अब रसायन के आधार पर, रासायनिक के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण किया गया तो टोटल हमारे कितने टाइप्स के होंगे? यहाँ पे 3 टाइप्स के ही होंगे। और वो तीनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्व, दूसरा क्या है? यौगिक, तीसरा क्या है? मिश्रण। मिश्रण, ठीक है? तो ये जो तीनों जो टाइप्स हुए हैं ये तीनों टाइप्स पदार्थ के वर्गीकरण है, जो कि किसके आधार पर है? रसायन के आधार पर, ठीक है? तो ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है? इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ने वाले। इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे वो भौतिक के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण जो किया गया है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि ठोस, द्रव, गैस कैसा होता है, उसके अंदर के कण कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलके बना होता है। ये मैंने भौतिक जो भी प्रकृति थी पदार्थ का पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये बता रखा है, ठीक है? ओके, तो ये सारे जो पदार्थ हैं ठोस, द्रव, गैस, ये कणों से मिलके बना हुआ है। बट वो कणों, जो कण है वो कैसे स्थित होते हैं उस ठोस के अंदर में, वो मैं थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ। तो सपोज कि ये जो है हमारा, ये है ठोस जिसमें कुछ कण स्थित होंगे। उसी तरीके से ये होगा द्रव और ये है आपका क्या? गैस। तो ये तीनों तरीके का जो है पदार्थ जो कि भौतिक के आधार पर है, उसमें जो कण मौजूद होंगे, यानी ठोस में जो कण मौजूद होंगे वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल नजदीक होते हैं। वो क्या होते हैं? बिल्कुल नजदीक होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है? इसमें बहुत ही कम स्पेस होता है दोनों कणों के बीच में। जो स्थान होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है। तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये ठोस कहलाएगा। इसका पूरा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। पहले ये आप थोड़ा सा आइडिया देख लीजिए, फिर इसके बाद हम पूरा ठोस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और इसके परिभाषा, इसका गुण, सब कुछ पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देख लीजिए कि ठोस, द्रव, गैस में जो कण होते हैं वो कण कैसे स्थित होते हैं। इसमें बहुत ही नजदीक, बहुत ही पास स्थित होते हैं। द्रव में इसके अपेक्षा में थोड़ा कण दूर स्थित होते हैं। दूर कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके से दूर स्थित
होते हैं, यानी दोनों सारे कणों के बीच में जो गैप होता है वो गैप ज्यादा होता है। और गैस की बात जब करें तो इसमें जो भी गैप है इससे भी ज्यादा गैप किस में होता है, गैस में होता है। मतलब कि कुछ इतनी दूरी पे होते हैं, बहुत ज्यादा गैप होता है, इसके कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि ये पास है, ऐसा क्यों होता है कि ठोस से थोड़ा सा ज्यादा गैप इसमें होता है और सबसे ज्यादा गैप कणों में गैस का होता है, ऐसा क्यों होता है ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। आप टेंशन मत लो, आप पूरा लेक्चर एकदम बिल्कुल अच्छे से स्मूथली पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, आपको पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ हो गया ठोस जिसमें कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ये हो गया द्रव जिसमें कण बिल्कुल थोड़ा सा दूर होते हैं, और ये हो गया गैस जिसमें कण बहुत ही दूर होते हैं। इसीलिए तो जब हम गैस को छोड़ते हैं उसके कण दूर होने की वजह से बिल्कुल हवा में विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है इसको समझ लो। अब आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और नहीं तो फिर मैं आप डिटेल में किसको बताने वाला हूँ, ठोस के बारे में बताने वाला हूँ। फिर हम उसी से बारी बारी देखेंगे फिर किसके बारे में, द्रव और गैस। तो पहले हम ठोस के देख लेंगे कि ठोस क्या होता है, ठोस की परिभाषा क्या है, ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लो। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। जैसा कि आपने देखा कि पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। पहला था ठोस, दूसरा था द्रव और तीसरा था गैस। तो हम पढ़ेंगे क्या, पहले ठोस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम द्रव और गैस भी करेंगे, ओके। तो सबसे पहले ठोस के बारे में जानते हैं। तो ठोस जो कि आपको दिख रहा है सामने, आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो डस्टर है ये क्या है, ठोस है। जो लकड़ी है ये क्या है, ठोस है। तो ये जो लकड़ी है ये पदार्थ है, और पदार्थ में ही ये क्या है, किस कैटेगरी में आता है, ये द्रव में या गैस में या ठोस में, ठोस में। ये ठोस होता है, ठीक है। तो ये जो ठोस है, तो ठोस कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत सारे कण होंगे। ठोस क्या, द्रव क्या, गैस क्या, तीनों को हम अगर लिया जाए तो तीनों में जो होते हैं वो कण मौजूद होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पदार्थ में जो भी मौजूद होते हैं वो बहुत सारे कण ही मौजूद होते हैं, यानी कि पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलके बना होता है, बहुत सारे उसमें कण होते हैं। तो ये बहुत सारे कणों से मिलके ये पदार्थ बना है, और ये है ठोस। तो इसी ठोस के बारे में पूरे अच्छे से डिटेल में जानेंगे कि इस ठोस को कहते क्या है, ये परिभाषा इसकी क्या है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, ठोस की परिभाषा। तो ठोस की परिभाषा ये है कि वैसी वस्तु जिसमें अंतर आणविक बल काफी मजबूत हो, अंतर आणविक बल काफी मजबूत हो, और अंतर आणविक स्थान बहुत कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो परिभाषा हुआ। अब ये समझो थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से, जैसे कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या है, ठोस है। ठोस कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर में जो अंतर आणविक बल है, अंतर आणविक बल है वो काफी मजबूत है। और मैं इसको थोड़ा और अच्छे से अगर बताऊं तो आप ये देखो, ठीक है, आप ये देखो कि ये है एक कण। सपोज कि एक वस्तु है उसमें बहुत सारे कण होंगे, तो आप मान के चलो कि ये है एक हाथ मेरा कण, और ये भी है उसी वस्तु का कण, ठीक है। तो ये जो कण है और ये जो कण है, ये दोनों के बीच में अंतर आणविक बल, कहने का मतलब उस वस्तु के अंदर का जो भी कण होंगे उसके बीच का बल बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। यानी कि ये कण और ये कण एक दूसरे को जकड़े हुए रहेंगे, मतलब बहुत ही मजबूत तरीके से ये बंधे हुए रहेंगे। साथ ही साथ क्या बोला, अंतर आणविक स्थान बहुत कम होंगे। तो आप ही बताओ, जब कोई दो कण आपस में बिल्कुल जकड़े हुए हैं, मतलब कि अंतर आणविक बल बहुत मजबूत है, तो गैप बचेगा क्या, यहाँ पे गैप बचेगा क्या, नहीं। क्योंकि बल इतना ज्यादा है आकर्षण का, इतना ज्यादा एक दूसरे को आकर्षण बल से घिरे हुए हैं कि इसमें स्थान बचा ही नहीं, यानी कि बहुत ही कम होता है। यानी ठोस में अंतर आणविक बल बहुत मजबूत होता है, बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। और अंतर आणविक स्थान यानी कि दो अणु या दो परमाणु या दो आयन के बीच का स्थान, अंतर आणविक कहने का मतलब पदार्थ में जो भी कण होते हैं उस कणों के बीच का स्थान, तो अंतर आणविक स्थान बहुत कम होगा, ठीक है। ओके, तो आप याद रखना कि जो ठोस होता है उसकी परिभाषा क्या होगी, वैसी वस्तु
जिसमें अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा हो, काफी मजबूत हो, और अंतर आणविक स्थान बहुत कम हो। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे कि इसमें जो ठोस है, ये ठोस के कुछ गुण होते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं। वो गुण हम देख लेते हैं कि क्या क्या गुण हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुण क्या है कि आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। अच्छा, उसके पहले क्या, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया ना, तो एग्जाम्पल आप लिख लो। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सपोज लकड़ी, लकड़ी, लोहा, कुछ भी लिख सकते हो, आदि। आपको जितना भी दिख रहा है, जैसे बर्फ है, तो बर्फ भी क्या है, बर्फ जो है वो क्या है, वो क्या है, ठोस है। तो बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, आपको ये मार्कर दिख रहा है, ये भी ठोस है। तो ये सारे जो ठोस हैं, इसमें क्या गुण होंगे, इसमें क्या, इसका क्या परिभाषा बनेगा, परिभाषा ये बनेगा कि इसमें अंतर आणविक बल बहुत मजबूत होगा और अंतर आणविक स्थान बहुत कम होगा। ठीक है, अब आता है गुण की तरफ। गुण क्या कहता है, कोई भी ठोस का गुण इसी तरीके से द्रव के भी होंगे, गैस के भी होंगे, बट अभी हम ठोस का देख लेते हैं कि क्या गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला ठोस का पहला गुण है आकृति और आयतन निश्चित होता है। आकृति और आयतन निश्चित होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि उसका आकृति कभी बदलेगा नहीं, हमेशा फिक्स रहेगा, और उसका जो आयतन होता है वो भी फिक्स रहेगा, निश्चित होता है। ठीक है ना, हाँ होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है तो अपवाद तो रहेगा ही, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन होता है, वो भी मैं बता दूंगा एग्जांपल में एक दो। बट अभी के लिए आप ये देखो कि हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछेगी ठोस क्या होता है, इसके गुण लिखें, तो आपको ये वाले लाइंस लिखने हैं। अब इस सारे लाइन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन बारी बारी से कर देता हूं। तो क्या है, पहला आयतन और आकृति निश्चित होते हैं। तो आयतन कहने का मतलब, सपोज कि अगर ये है तो इसका जो भी आयतन होगा वो आयतन फिक्स है, चाहे आप इस पे थोड़ा सा बल क्यों ना लगा दो, चाहे आप इसको गिरा क्यों ना दो, कैसे भी कर लो, आप इसको बदल नहीं सकते। ठीक है, अब ये कुछ ठोस ज्यादा नहीं है, इससे भी ज्यादा ठोस, ठोस तो ये भी है, तो इससे भी ज्यादा ठोस। और अगर एग्जांपल लिया जाए तो कोई लोहा का रॉड ले लो। ठीक है, लोहा का रॉड भी क्या है, ठोस है। उसमें प्रेशर देंगे या फिर उसको हीट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आकृति और आयतन उसका बदलेगा नहीं। ठीक है, वो अलग बात है कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा दिए कि वो लोहा पिघल गया, वो अलग चीज है। बट हम जनरली अगर भौतिक विधि से उसको कुछ बदलाव कर रहे हैं, जैसे कि उसको गिरा रहे हैं या फिर उसको गर्म कर रहे हैं हल्के रूप से, या फिर उसको हल्का उसको प्रेशर दे रहे हैं, तो वो ठोस उतना ही आकृति का होगा, उतना ही आयतन का होगा। ठीक है ना, अगर उसको एक बार नेचर में छोड़ दें तो उसका मतलब कि उसका हमेशा उतना ही आयतन होगा, उतना ही आकृति होगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि आकृति और आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। अच्छा, क्यों होता है, ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों होता है, तो आप ही बताओ। आकृति और आयतन कहने का मतलब ये निश्चित है, ये अगर इसको हम वायुमंडल में या कहीं भी धरती पे छोड़ दें तो इतना ही इसका साइज रहेगा साल भर बाद भी। तो आखिर क्यों ऐसा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ये ठोस के गुण होते हैं कि इसके अंदर का जो अंतर आणविक बल है वो बहुत मजबूत है, और जब मजबूत है तो इसके जो कण होंगे वो दूर कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि ये कण अगर दूर जाना चाहेगा तो दूसरा वाला कण उसको अपनी ओर खींचे रहेगा आकर्षण बल से। उसी तरीके से अगर कोई और वहां का कण जाना चाहेगा तो उसको दूसरा वाला कण अपनी तरफ खींचे रहेगा मजबूत आकर्षण बल से। इसका मतलब कि इसमें आकर्षण बल बहुत मजबूत है, तो ये कहीं भी इसके कण जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। जाने जब नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब कि ये जितना है, जितना आकृति का है, जितना आयतन का है, वो फिक्स रहेगा। तो इसका रीजन क्या हुआ, अगर कोई पूछे कि आकृति और आयतन निश्चित होता है, क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे, क्योंकि इसमें अंतर आणविक बल जो होता है, अंतर आणविक बल जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हुआ। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये है कि आकृति और आयतन निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठोस पदार्थ का सबसे घनत्व अधिक होता है। अब घनत्व की क्या मतलब है, घनत्व का सबसे पहले तो आप ये देख लो कि घनत्व का कुछ फॉर्मूला होता है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान बटा क्या, आयतन। तो ये आप नोट कर लो, ये है घनत्व का फॉर्मूला। अच्छा, कोई पूछे कि इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है,
ये क्या है, द्रव्यमान है ना। अच्छा, घनत्व को क्या से डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा m, और आयतन कितना होगा v। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट की बात कर रहे थे, तो ऐसा यूनिट कितना होगा, ऐसा यूनिट आप ध्यान से देखो, द्रव्यमान मतलब कि m, और m मतलब मास, और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। सो केजी ऐसा ही मात्रक हुआ प्रति, ये बटा है तो प्रति किए आयतन, तो आयतन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, मतलब लेंथ, तो लेंथ का मतलब कि लंबाई मतलब मीटर, तो लीटर लेंथ का क्यूब, आयतन का मतलब क्या होता है, लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये कुछ हो गया आपका एसआई मात्रक। ठीक है, तो घनत्व जो होता है वो क्या होता है, आप ये समझते हैं। तो कोई भी वस्तु, अच्छा आप ये पहले समझो कि सपोज घर में 10 आदमी है पहले, अब 10 आदमी है तो उस टाइम कुछ ना कुछ घनत्व, कहते हैं ना कि हाँ ज्यादा भीड़ नहीं था, 10 लोग थे। अब क्या हुआ, किसी पार्टी में हम अगर फंक्शन कर रहे हैं, कोई पार्टी फंक्शन कर रहे हैं, तो वही 10 आदमी अब उस रूम में नहीं आएगा, अब उस रूम में 100 आदमी आ जाएंगे सपोज। तो 100 आदमी जब आ गए, तो अब बताइए वो भीड़, कोई भी आदमी जब बोलेगा कि हाँ भाई कितने आदमी थे, तो क्या बोलेंगे कि 100 आदमी थे, यानी कि बहुत भीड़ था। तो भीड़ का हम रिलेशन बनाएंगे क्या, भीड़ को ही हम समझो, तो भीड़ को ही हम बोलेंगे क्या, घनत्व। भीड़ को हम क्या बोलेंगे, घनत्व, यानी जितना ज्यादा भीड़ होगा उतना ही ज्यादा घनत्व होगा। अच्छा, ये भीड़ और घनत्व का रिलेशन मैं क्यों बना रहा हूँ, तो सब कुछ समझते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, ठीक है, तो ये डस्टर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें होंगे। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल कहने का मतलब बहुत सारे कण होंगे। तो ये कण इतने ज्यादा हैं इसमें कि इसमें भीड़ बहुत ज्यादा है। इस पदार्थ में इतने सारे कण हैं, द्रव और गैस की अपेक्षा में, ठोस की बात कर रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा, उस गैस और द्रव की अपेक्षा में इसमें बहुत ज्यादा कण होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ होता है कणों का। तो जब भीड़ ज्यादा है इसका मतलब घनत्व ज्यादा है। अच्छा, एक और तरीके से हम समझते हैं, एक और तरीका क्या है कि अगर सारे जो भी कण होंगे, उस कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, यानी कि वो दूसरे वाले कण को पहले वाला खींच रहा है, पहले वाले कण को दूसरे वाला खींच रहा है, और जो भी लोग खींच रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत से खींच रहे हैं। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, यानी सारे कण बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक है सारे कण, ये कण कण जो है ये सारे नजदीक हैं। और इस तरीके से क्या होगा कि जो घनत्व होगा वो बहुत ही अधिक होगा। अच्छा, तो यानी कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। क्यों होते हैं पास पास, आप बताओ। तो इसमें इसलिए होगा क्योंकि इसमें आकर्षण आकर्षण बल जो होगा वो बहुत क्या होता है, मजबूत होता है। एरो ऊपर कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही आकर्षण बल मजबूत होता है, इसलिए कण जो होता है वो आप बिल्कुल पास पास होते हैं। और जब पास पास है इसका मतलब भीड़ ज्यादा है, और भीड़ ज्यादा है इसका मतलब घनत्व ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने ये बताया क्या कि ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो कोई पूछे क्यों होता है, तो फिर से आपको बताना है क्योंकि उसमें आकर्षण बल बहुत ही मजबूत यानी बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि जो ठोस है, तो एक और एग्जांपल है, आपने सुना होगा ब्रेड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पाव रोटी। ये जो पाव रोटी है ये भी ठोस है, पर आपने सुना होगा कि पाव रोटी को जब, या फिर आपने किया भी होगा कि पाव रोटी दब भी जाता है, और जैसे ही हम छोड़े तो फिर हवा उसमें भर जाता है, और फिर वो अपने पुराने अवस्था में आ जाता है, लेकिन वो है ठोस। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और उसको बोल दो, पाव रोटी जो है वो ठोस है लेकिन अपवाद में है। वो क्यों, उसका आपने बोला, अब जैसे कि आप लोग बोलोगे सर आपने बोला कि आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित कहने का मतलब कि बदलेगा नहीं, फिर पाव रोटी का शेप एंड साइज यानी कि आकृति और आयतन क्यों बदल रहा है, वो इसलिए बदलता है क्योंकि उस ठोस के अंदर में बहुत सारे गैप होते हैं, और उस गैप में जैसे ही हम अगर प्रेशर लगाते हैं पाव रोटी पे, तो वो सारा जो गैस है उस अंदर अंदर के पार्टिकल्स के बीच में, कणों के बीच में, वो सब
प्रेशर लगाने के बाद वो सारे जो गैस हैं, वो जो सारे वायु हैं, हवा है, वो बाहर निकल जाता है। और जैसे ही हम उस पर प्रेशर हटाते हैं तो वापस फिर वो फूलने लगता है। क्यों फूलता है? क्योंकि बाहर की हवा को वो अपनी ओर एकत्रित करके अंदर फिर से वो भर लेता है। ठीक है, तो ये भी ठोस है, आप ध्यान रखना, ये क्या है? ठोस है। पावरोटी जो है यानी कि ब्रेड जो है वो ठोस है। बस ओके, चलो। तो ये सेकंड नंबर भी मैंने बता दिया कि ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि आकर्षण बल सबसे अधिक होता है ठोस का, इसलिए भीड़ ज्यादा होगा कणों का। जब भीड़ ज्यादा होगा तो घनत्व भी ज्यादा होगा। अच्छा, चलो अब तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि ठोस पदार्थ के द्रव्यमान एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक कहने का मतलब कि गैस और द्रव की अपेक्षा में जो ठोस होता है उसका क्वथनांक और द्रव्यमान अधिक होता है। अब ये बताओ कि द्रव्यमानक और क्वथनांक ये होता क्या है? द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है? द्रव्यमानक उसे बोलते हैं जब किसी ठोस को हम द्रव में परिवर्तन करते हैं। द्रव्यमानक किसे बोलते हैं? द्रव्यमानक उसे बोलते हैं जो ठोस से किसमें परिवर्तन हो, इसका द्रव में, उसे हम द्रव्यमानक कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु अगर ठोस में है, उसको गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने के बाद वो ठोस धीरे धीरे पिघलना शुरू करेगा और पिघलने के बाद वो किस अवस्था में आएगा? द्रव में। तो जो भी ठोस से द्रव में बदलने में जो भी टेम्परेचर लगा, नीचे से जो भी ताप लगा, उस ताप को हम बोलते हैं क्या? द्रव्यमानक। ये डिग्री सी में भी हो सकता है, फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, किसी चीज में हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमानक क्या हुआ कि ठोस से द्रव में बदलने में जितना भी तापमान लगे वो द्रव्यमानक हो गया। तो फिर क्वथनांक क्या है? यहाँ पे देखिए क्या है क्वथनांक। तो क्वथनांक ये है कि जब कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलने के बाद जब उबलना शुरू करती है। अब कहने का मतलब कि पानी जब हम चढ़ाते हैं, सपोज कि हम चावल बनाते हैं गैस पे, तो जब हम पानी चढ़ाते हैं गैस पे तो वहां पे पहले तो पानी, नीचे वाला पानी का सतह गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर का पानी गर्म होना शुरू होता है। तो वो जो पानी गर्म हुआ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि अचानक से वो उबलना शुरू हो गया, नहीं। सबसे पहले वो पूरा पानी तापमान लेगा और नीचे का पानी से लेके फिर करते 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 ऊपर वाला पानी पूरा, यानी कि प्रेशर कुकर का पूरा पानी पहले गर्म होगा। गर्म होने के बाद जैसे ही 100 डिग्री पानी जो है वो कितना डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री पे। तो जब 100 डिग्री हम दे रहे हैं, तो 100 डिग्री देने का मतलब ये हुआ कि हम 100 टेम्परेचर जब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही 100 टेम्परेचर दिया तो पानी पूरा उबलना शुरू हो जाएगा, नहीं। पहले वो 100 टेम्परेचर पूरा पानी को मिलना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 100 हो गया तो वो जो गर्म पानी है नीचे वाला सतह का, वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर का ठंडा पानी है सतह वाला, वो नीचे जाएगा, फिर वो भी गर्म होगा, और इस तरीके से पूरा पानी 100 डिग्री पे गर्म होगा। जब पूरा पानी जो है वो 100 डिग्री सी पे पूरा ताप ले लेगा, तब वो उबलना शुरू करेगा। यानी कि पहले वो गर्म होगा फिर उबलेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा लेगा। अब ये नहीं गर्म करना अलग हो गया, वो तो टेम्परेचर कम लेगा, पर उबालने में मुझे और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्वथनांक किसे बोलेंगे कि जब कोई द्रव जो होता है वो जिस ताप पे उबलना शुरू हो, कोई भी द्रव क्वथनांक क्या हुआ कि कोई भी द्रव जो है जिस ताप पर उबलना शुरू हो, तो उस ताप को क्या बोलेंगे? क्वथनांक। समझ गए? यानी कि गलनांक वो होगा जो ठोस से द्रव में बदलने में जितना ताप लगे वो गलनांक होगा, और जो द्रव क्या हो वो अपना उबलने में जितना तापमान ले वो होगा क्या? क्वथनांक। चलो तो अब आते हैं पॉइंट पे। क्या है पॉइंट? ठोस पदार्थ के द्रव्यमानक एवं क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। सपोज ठोस को एग्जांपल में जैसे लोहा लेते हैं, तो आपने देखा होगा लोहार के दुकान में कि वो जब लोहे को गर्म करता है तो पहले तो वो लोहे को पूरा इतना गर्म करता है कि वो लाल हो जाता है। लाल होने के बाद धीरे धीरे और अगर टेम्परेचर देते हैं तो वो ठोस परिवर्तन होता है पहले द्रव में। तो जब ठोस जो है वो लोहा जो गर्म हुआ, वो लोहा गर्म होने के बाद जो द्रव में टेम्परेचर में कन्वर्ट हुआ, जो बदला, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे द्रव्यमानक। और
जब पूरा का पूरा ठोस जो है वो द्रव में बदल गया और बदलने के बाद फिर और टेम्परेचर दे रहे हैं, तो अब वो जो द्रव बना लोहे का द्रव में कन्वर्ट जो हुआ, वो जो द्रव बना वो द्रव अब कितने उबलना शुरू होगा। उबलना जब शुरू होगा तो उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो ये जो दोनों द्रवणांक और क्वथनांक है ये सबसे अधिक होता है। अब पूछो क्यों होता है, क्योंकि हर जगह तो हमें साइंस में सवाल आता ही है कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो इस तरीके से यहाँ पे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताओ। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो लोहा है वो लोहा ठोस है, और ठोस में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ठोस में, ठोस में ये पढ़ा कि जो भी उसके अंदर के कण होते हैं उसके अंदर के कणों के आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, मतलब बिल्कुल पकड़ा हुआ रहता है। अब उस पकड़े हुए बल को हमें तोड़ना है ना, तो उसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा देंगे तभी वो हम उस बल को तोड़ सकते हैं और उस कण को अलग कर सकते हैं। तो हमें टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ेगा गैस और द्रव की अपेक्षा में, ठीक है, क्योंकि ठोस में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें टेम्परेचर और ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए ये जो दोनों है द्रवणांक और क्वथनांक, ये दोनों एक तरह का टेम्परेचर ही है। एक को ठोस को द्रव में बदलने में जो टेम्परेचर लगा वो है द्रवणांक, और जो जिस ताप पर उबलना शुरू हो जाए वो है क्वथनांक। तो ये दोनों एक तरह का टेम्परेचर ही है, और टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, ठोस में लगेगा। सो ठोस पदार्थ में क्या होता है, द्रवणांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ये बहुत सिंपल है। क्या है कठोर कहने का मतलब कि बिल्कुल हार्ड। अब जैसे कि कोई पत्थर ले लो, वो पत्थर देखते हैं कितना हार्ड होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर के कणों का जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो क्या होता है, बहुत ही बताओ क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए जब मजबूत होगा तो वो कठोर तो होंगे ही ना, दृढ़ होंगे ही। तो कठोर और दृढ़ होता है मतलब कि वो जिस शेप में है उसी शेप में रहेगा। उस पर हम अगर थोड़ा सा प्रेशर भी दें, उस पत्थर पे हम थोड़ा सा प्रेशर भी दें, या उसको हम नीचे रख भी दें, मतलब यहाँ से गिरा भी दें, तो वो ठोस वैसा ही रहेगा। इसका मतलब वो अपना शेप नहीं बदलेगा, डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब कि वो जो मजबूत आकर्षण बल है उसके कारण ये जो है पदार्थ, ठोस पदार्थ, वो क्या होगा, कठोर भी होगा और दृढ़ भी होगा। सिंपल, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से। कौन सा रीजन है कि अंतर आणविक जो बल है वो सबसे क्या होगा, मजबूत होगा। ओके, तो ये चौथा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि संपीड्य क्या होता है। तो संपीड्य कहने का मतलब कि जब किसी वस्तु पे हम प्रेशर दें, सपोज कि ये है बैलून, आप मान के चलो, क्योंकि पूरा साइंस मानने पे ही चलता है, तो आप मान लो कि ये क्या है, ये बैलून है। अब जब बैलून है तो आप इमेजिन करो थोड़ा कि अगर उस बैलून पे अगर हम प्रेशर देंगे तो बैलून अपना शेप क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस का मतलब कि वो दब जाएगा, और जैसे ही हम उसको छोड़ें तो फिर वो बैलून वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो वो बात हो गई बैलून की। अब ये ले लो मार्कर। अब ओरिजिनल में समझो कि ये क्या है, मार्कर है। तो मार्कर में जब अगर हम प्रेशर देंगे तो प्रेशर देने पे ये कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा मतलब कि संपीड्य नहीं है। संपीड्य नहीं है यानी कि ये क्या है, असंपीड्य है। यानी ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, मतलब उसमें प्रेशर देने पर वो डिफॉर्म नहीं होगा। अगर कोई वस्तु ऐसा है और उस पर अगर हम यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं तो प्रेशर देने के बाद भी वो वस्तु कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम होगा। ये भी वही बॉडी है, ये भी वही बॉडी है, यानी कि इसके शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, क्यों नहीं आएगा, ये रीजन बताओ। तो ये रीजन, इसका ये रीजन है कि इसके अंतराण्विक जो स्थान होते हैं, अंतराण्विक स्थान होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। अब आपको पता है कि अंतराण्विक बल बहुत मजबूत है तो अंतराण्विक स्थान बहुत कम है। अंतराण्विक बल बहुत मजबूत है तो अंतराण्विक स्थान बहुत कम है। जब स्थान बहुत कम है यानी कि सारे कणों के बीच में स्थान बचा ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। जब बहुत कम है तो अब हम उसे प्रेशर देंगे तो जब उसमें स्पेस है ही नहीं उसको और अंदर चिपकने का, यानी कि बिल्कुल नजदीक आने का, तो फिर वो कैसे कंप्रेस होगा।
कंप्रेस तो तब होता ना जब उसके जो कण है वो दूर दूर होते हैं, और इस कणों के बीच में जब हम यहाँ से प्रेशर लगाते हैं तो वो कण और नजदीक आता। बट ठोस में क्या है कि कण बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल नजदीक नजदीक, कुछ इस तरीके से कण होते हैं। अब इस कण में जब जगह, दोनों कणों के बीच में जगह बहुत ही कम है, न की मात्रा में है, तो अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे प्रेशर लगा के तो वो कंप्रेस नहीं होगा। जब कंप्रेस नहीं होगा तो उसका मतलब कि वो क्या है? असंपीड्य होते हैं। सो ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। 5वां पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ओके, 6 नंबर पॉइंट क्या है? 6 नंबर पॉइंट है कि ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। बहाव की प्रवृत्ति क्या होता है? बहाव की प्रवृत्ति कहने का मतलब कि अगर उसको हम कहीं छोड़ दें, जैसे यहाँ से ईंट, सपोज एग्जांपल मैंने ईंट लिया, सो ईंट को मैं यहां से ले रहा हूं और यहां रख दे रहा हूं, या फिर ईंट को मैं बाल्टी में रख दूं, उसके बाद कहीं ड्रम में रख दूं, उसके बाद कहीं रूम में रख दूं, तो कहीं भी वो ईंट को रखूंगा वो ईंट का शेप ईंट जैसा ही होगा, वो ईंट वहीं पे रहेगा, वो ईंट फ्लो नहीं होगा, बहेगा नहीं। ठीक है, वो यहां से वहां बहेगा नहीं, जैसा कि द्रव में होता है। द्रव क्या करते हैं कि जहां द्रव रखें, अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे द्रव रख रहा हूँ बाल्टी में, और वो बाल्टी को मैं अगर जमीन पे रख दूं तो वो सारा द्रव फैल जाएगा, यानी उसमें बहाव की प्रवृत्ति है। पर ठोस में ऐसा क्या है कि अगर ये मार्कर है, ये मार्कर को मैं अगर हाथ पे रखूं तो भी यही मार्कर इतना ही शेप का होगा, बिल्कुल नहीं बहेगा, और ये बिल्कुल यहीं पे स्थित बैठा रहेगा। इसको मैं टेबल पे भी रख दूं तो वहां पे भी वहीं बैठा रहेगा। इसका मतलब कि ठोस में जो बहाव की प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती है। तो ये आप समझ गए। बहाव की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल बहुत मजबूत है। तो इसका मतलब कि अगर बहना भी चाहे, यहां से वहां तैरना भी चाहे, मतलब कि जैसे द्रव होता है, जैसे द्रव को हम जमीन पे छोड़ते हैं पूरा द्रव जमीन पे बिल्कुल फैल जाता है। तो ठोस में क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल मजबूत होते हैं, तो कण जाने नहीं देता इधर उधर। ठीक है, वो कण बिल्कुल पकड़े हुए रहता है। तो इसलिए ठोस जहां पे भी रख दो वो ठोस उतना ही शेप में वहीं पे रहेगा, वो फ्लो नहीं करेगा, बहेगा नहीं। सो बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, 7 नंबर का क्या है पॉइंट कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन नहीं होता है। ये प्रसार, ये संकुचन, ये सब क्या है? प्रसार का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस ठोस को गर्म करें, क्या करें? गर्म करें, ताप दें, तो गर्म करने पर वो फैलेगा नहीं। और जैसे ही उसी वस्तु को अगर हम बिल्कुल ठंडा करें, माइनस में टेम्परेचर में ले जाए, तो वो वस्तु सिकुड़ेगा नहीं, यानी संकुचन नहीं होगा। इसका मतलब कि ठोस में या तो टेम्परेचर दो तो भी वो उसी शेप में रहेगा, और या फिर उसको बहुत ही ठंडा कर दो तो भी वो उसी शेप में रहेगा। यानी कि किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार, गर्म करने पर क्या होता है? प्रसार। तो प्रसार नहीं होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। ठीक है, और क्या होता है? या संकुचन कब होगा? जब ठंडा करेंगे। तो संकुचन भी नहीं होगा जब हम ठंडा करेंगे। ठीक है, यानी कि होगा, बहुत ही कम होगा। अब जैसे लोहे का रड है, तो लोहे का रड को हम बहुत ही गर्म करेंगे तो वो फैलता है थोड़ा, लेकिन बहुत ही कम फैलता है। किसके अपेक्षा में? द्रव और गैस के अपेक्षा में। ठीक है, क्या हुआ ठोस पदार्थ का? ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे तो प्रसार या संकुचन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। बिल्कुल ना नहीं होता, बट कम होता है। किसके अपेक्षा में? द्रव और गैस के अपेक्षा में। तो ये टोटल हमने 7 पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट और हम पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, आप समझ लो, कोई डाउट आता है तो आप बताओ। ठीक है, इसको पूरा आप नोट कर लो और अच्छे से इसको लिखो। फिर मैं आगे बताता हूँ 2 पॉइंट और, जो कि ठोस के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या? द्रव की तरफ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे 8 नंबर पॉइंट। वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। ठोस के हम टोटल 7 गुण पढ़ लिए हैं, अब हम 8वां गुण पढ़ेंगे। वो क्या है? ऊर्ध्वपातन। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर क्या हो? बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में
परिणत हो जाए, अवस्था में बदल जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसा ठोस है जो सीधा अगर गर्म उसको करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तन पहले ना हो, वो सीधा ठोस किस में परिवर्तन हो जाए, गैस में परिवर्तन हो जाए। क्या करने पर, ताप देने पर। सो ऐसा कोई भी ठोस अगर आपको मिलता है जो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है, और उस वाष्प को जो भी अब वो ठोस वाष्प में बदल गया, गैस में बदल गया, उस गैस को अगर वापस फिर से ठंडा करें तो वो किस रूप में आ जाए, ठोस की अवस्था में आ जाए। ठोस की अवस्था में आ जाए करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि ठोस अवस्था को पहले गर्म करेंगे तो वो पहले गैस में परिणत होगा, गैस में परिवर्तन हो जाएगा, बिना द्रव की अवस्था है। ठीक है, तो ठोस सीधा गैस में परिवर्तन होगा। फिर अगर उस गैस को हम ठंडा करते हैं, नीचे क्या किया हमने, गर्म किया, तो अब जो वो गैस बना, वो गैस को हम ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे वापस मूल अवस्था में आ जाए। कहने का मतलब जो ठोस अवस्था शुरुआत में वो अवस्था में आ जाए। तो ऐसा अगर चेंज होता है किसी ठोस में तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस, ये जो चेंज होने का प्रोसेस हुआ, क्या प्रोसेस हुआ कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हुआ। सो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन अगर ताप देने पर हो तो वो प्रोसेस कहलाता है क्या, ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो ओके, तो उदाहरण के रूप में हम थोड़ा समझते हैं। उदाहरण के रूप में तो अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौसादर बोलते हैं, केमिकल जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, NH4Cl। ठीक है, तो ये जो है ये इसका फॉर्मूला होता है अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो जो नौसादर होता है उसको हम क्या करते हैं, सपोज कि एक प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। क्या करते हैं, सपोज कि हमने क्या किया कि एक फ्लेम बनाया, एक क्या बनाया, फ्लेम बनाया, यहाँ पे जाली रख दिया और यहाँ पे हम फ्लेम लगा के जला रहे हैं। यहाँ पे एक बीकर बनाया और इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला NH4Cl। ठीक है, तो ये पूरा NH4 अमोनियम क्लोराइड नौसादर जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या किए कि हमने इसमें ताप दिया, नीचे से क्या दिया, ताप दिया। तो ये जो ताप होगा, ये ताप, ये जो अमोनियम क्लोराइड ठोस है ये बहुत गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के बाद ये द्रव में नहीं परिवर्तन होगा, वो सीधा क्या होगा, ये जो ठोस है अमोनियम क्लोराइड ये सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और गैस में जब परिवर्तित हो जाए तो हम इस गैस, अब जो गैस है वो आपको पता है कि वो सतह पे बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो ये बिल्कुल गैस जो है वो सतह पे जमा हो जाएंगे। ये जो ठोस है गर्म करने पर ये क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने पर ये ठोस जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हमने इस ढक्कन को क्या किया, बंद कर दिया, ताकि ये गैस कहीं बाहर ना निकले, ये गैस अंदर ही रहे। अब हम क्या करेंगे कि गर्म करने वाली चीज को हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, और हम क्या करेंगे, अब इसको ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। जब ठंडा करेंगे इसको तो ये वापस जो गैस है वो किस रूप में आ जाएगा, ठोस के रूप में आ जाएगा। ये क्या था, गैस। ठीक है, तो क्या हुआ, गर्म किए ये ठोस गैस में बदला, फिर ठंडा किए तो गैस ठोस में बदला। तो ये जो भी प्रोसेस हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। अच्छा, ये करते क्यों है ऊर्ध्वपातन, हम क्यों करते हैं, इसका वजह क्या है, आखिर क्या फायदा है इसका। तो ये फायदा है कि सपोज मान लीजिए कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें कुछ अशुद्ध पदार्थ मिल गए बाई चांस। जैसे कि आप देखते हैं घर में जो चावल आता है, धान की खेती जो करते हैं तो जो चावल आता है उसमें कुछ ना कुछ रहते हैं, तो उसको हम और फटकते हैं या जो भी करते हैं तब जाके वो चावल क्या होता है, साफ होता है। तो उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड में कुछ अशुद्ध पदार्थ आ जाते हैं, इम्प्योर क्वांटिटी आ जाते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध क्वांटिटी को हम हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो करेंगे कि पहले वो जो ठोस पदार्थ है वो ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे, तो जो भी ओरिजिनल जो अमोनियम क्लोराइड होगा अगर, तो वो क्या होगा, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। पर जो वाष्प में परिवर्तित होने के बाद जो इम्प्योर चीज था, जो अशुद्ध पदार्थ था, वो नीचे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा।
तो नीचे जमा हो जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हम उसको ठंडा करेंगे। वो जो गैस था उसको हम ठंडा करेंगे तो वापस वो गैस वाला अमोनियम क्लोराइड वो वापस किस में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा। तो हमें इसमें क्या फायदा मिला, ये मिला कि हम इसमें से जो अशुद्ध पदार्थ था उसको हमने क्या किया, रिमूव कर लिया। तो यहाँ पे हम ऊर्ध्वपातन के मदद से हम क्या करते हैं, उस अशुद्ध पदार्थ को हम रिमूव करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, कपूर। आप देख ही रहे होंगे कि किसी भी पूजा में पाठ में आप जब आरती लेते हैं, आरती करते हैं, तो जो कपूर जलता है वो कपूर ठोस होता है। जो कपूर ठोस होता है तो उसको जब हम जलाते हैं यानी कि ताप देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित नहीं होता, वो सीधा किस में होता है, गैस में। सो ठोस सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब वो कपूर का जलना वो कौन सा क्रिया है, वो है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। ओके, अब देखते हैं ये एग्जांपल, नैप्थलीन हो गया, सूखा बर्फ हो गया जो कि CO2 का होता है। ठीक है ना, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्रेस करके बिल्कुल दबाव से बनाया जाता है, जो आप पीते हैं ना सोडा, वो वाला। तो ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है ठोस के गुण में, वो है क्या, 9 नंबर पॉइंट, विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या है, पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन ये है कि विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण, द्रव्य ना कि द्रव, द्रव्य और द्रव में अंतर है। द्रव मतलब लिक्विड और द्रव्य मतलब एक तरह का पदार्थ है। मैंने बताया था ना, आप पिछले वाले लेक्चर को फॉलो कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि पदार्थ और द्रव्य में क्या डिफरेंस है। द्रव्य क्या था, आप बताओ। द्रव्य ये था कि भौतिक विधि द्वारा अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं तो भी वो वही पदार्थ वापस उसी अवस्था में आ जाए। अगर आ जाता है तो द्रव्य है, अगर नहीं आता है तो वो पदार्थ है। पर फिर भी जनरली हम क्या कहते हैं कि द्रव्य को पदार्थ भी बोलते हैं। सो क्या हुआ कि जिसमें किसी द्रव्य के कण यानी कि समझ लो पदार्थ के कण, चलो तो पदार्थ के कण या द्रव्य के कण किसी अन्य कण द्रव में प्रवेश करते हैं, किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दो हम द्रव्य लेते हैं, सपोज एक लेते हैं कॉपर और दूसरा क्या लेते हैं, जिंक। कॉपर मतलब कि तांबा और जिंक तो आप समझते ही हैं। ठीक है, कॉपर का फॉर्मूला जो संकेत होता है क्या होता है, Cu होता है, और जिंक का क्या होता है, Zn होता है। सो क्या करते हैं हम कि कॉपर का एक वायर ले लेते हैं और एक जिंक ले लेते हैं और उस दोनों को मोड़ के बिल्कुल ऐसे, कैसे जैसे तार जोड़ते हैं, ज्वाइंट जोड़ते हैं, वैसे उसको भी जोड़ के उसको हम 2-4 साल या वर्षों तक हम छोड़ दें अगर, तो आप वर्षों बाद जब देखेंगे ना तो वो जो कॉपर है यानी कि तांबा वो जिंक के साथ बिल्कुल चिपक जाता है। वो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि कॉपर और जिंक के जो कण हैं, जिंक के अंदर भी बहुत सारे कण होंगे और कॉपर के अंदर भी बहुत सारे कण होंगे, तो इसके कण उसमें चले जाते हैं और जिंक के कण कॉपर में चले जाते हैं। ठीक है, कॉपर से जिंक में, जिंक से कॉपर में। जब कण इसके उसमें जाएंगे और इसके इसमें आएंगे तो उससे के वजह से जो होगा वो क्या होगा, वो कण, वो जो दोनों का बॉन्ड होगा, वो जो दोनों होगा वो जुड़ जाएगा। सो जुड़ने के बाद आपको वहां पे ये पता चला कि जो वहां पे विसरण होता है, विसरण कहने का मतलब कि डिफ्यूजन हुआ, इसके कण डिफ्यूज हो गए, यहाँ से विसरित हो गए और उसमें चले गए, फिर उसका कण इसमें आ गया यानी कि उसका कण विसरित हो गया और इसमें आ गए। इसका मतलब कि जो ठोस होते हैं उसमें विसरण की प्रकृति होती है। जैसा कि आपने देखा कि वर्षों बाद जब हम कॉपर जिंक को देखेंगे तो वो दोनों चिपक जाते हैं। तो ये टोटल 9 गुण था ठोस का, जो कि जानना बहुत ही जरूरी था। तो आपने सीख लिया कि ठोस में क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, ओके। अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव के बारे में। ठोस का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे और वैसे ही करके आगे हम पढ़ेंगे क्या, गैस के बारे में। सो आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको पूरे अच्छे से कोई भी कलरफुल पेन से बना लीजिए ताकि आपको याद करने में, पढ़ने में और अच्छा लगे, अच्छा फील करो आप। तो आप इसको और अच्छे से नोट्स बनाओ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।